सौतेली माँ और जादुई पाउडर का जादू। बिहार के एक छोटे से गांव में राधिका अपनी सौतेली माँ लक्ष्मी के साथ रहती थी। लक्ष्मी अपनी सौतेली बेटी राधिका से बहुत प्यार करती थी। राधिका जब 1 साल की थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था, जिसके बाद किशन लाल ने राधिका की देखरेख के लिए लक्ष्मी नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। लक्ष्मी ने बड़े ही लाड प्यार से राधिका का पालन पोषण किया। माँ, ये देखो मेरा 12वीं का रिजल्ट आ गया और मैं पास हो गई माँ। शाबाश मेरी बच्ची, ये लो जल्दी से मुंह मीठा करो। अब कोई जरूरत नहीं है इन मोटी मोटी किताबों में दिन गुजारने की। बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, अब तो मेरी बेटी मेरे पास रहेगी। जिंदगी भर क्या अपनी बेटी को अपने पास बिठा कर रखोगी? बेटियां तो पराया धन होती हैं, इन्हें एक दिन अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। आप तो यही चाहते हैं कि मेरी बेटी मेरे पास ना रहे। मेरे मना करने के बावजूद भी आपने इसे मुझसे दूर शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। अब जब पढ़ाई पूरी हो गई है तब आप इसे पराये घर भेज दो। सही है, मेरा तो जैसे कोई हक ही नहीं है अपनी बेटी पर। अरे भाग्यवान, नाराज क्यों होती हो? कोई तुम्हारी बेटी को तुमसे अलग नहीं कर रहा। मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से करूँगा जो घर जमाई बनकर मेरे पास रहे। अब तो तुम खुश हो ना? ठीक है जी, दोबारा मुझसे मेरी बेटी को दूर करने की बात मत करना। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। माँ के प्यार के आगे मजबूर होकर राधिका आगे की पढ़ाई छोड़कर घर में ही रहने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक शहर से राधिका के कॉलेज का दोस्त राघव का फोन आता है। हेलो राधिका, कहाँ हो यार? कितने दिन हो गए, कॉलेज क्यों नहीं आ रही? सॉरी राघव, मैंने कॉलेज छोड़ दिया है। अब मैं अपने गांव में माँ बाबा के साथ रह रही हूँ। आखिर आ ही गया ऊंट पहाड़ के नीचे। पहले तो बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, मैं पढ़कर डॉक्टर बनूंगी, और अब मोहतरमा घर में बैठकर खाना बना रही है। शट अप राघव, मेरे लिए मेरे माँ बाबा के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। अच्छा बाबा, सॉरी, मजाक कर रहा था। अच्छा सुनो, मेरा भी दिल तुम्हारे बिना यहाँ नहीं लग रहा। मैं भी तुमसे मिलने तुम्हारे गांव आ रहा हूँ। क्या सच में? हाँ बाबा, सच में। अगले दिन राघव राधिका के गांव उसके घर आ जाता है और पैर छूकर राधिका के माता पिता को प्रणाम करता है। सदा खुश रहो बेटे, शहर के होते हुए भी तुम्हारे माँ बाप ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हें। माँ जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा नहीं बोलते बेटे, हम भी तो आखिर तुम्हारे अपने ही हैं। तभी राधिका भी वहाँ आ जाती है। अच्छा, तो आखिर मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। क्या करे जनाब, आपने तो और कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। खाना पीना खाने के बाद लक्ष्मी अपने पति किशन लाल से कहती है, राधिका के पापा, राघव कैसा लगा आपको? अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, होनहार है। अच्छा, फिर मैं ये सोच रही थी जी, अगर राघव बेटे से हमारी राधिका बिटिया की शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता। हमें बेटी के साथ साथ एक बेटा भी मिल जाता, दोनों एक साथ कितने खुश रहते। ठीक है, एक बार तुम राधिका से पूछ लो, फिर मैं पंडित जी से बोलकर शादी के दिन निकलवा लूंगा। अगले दिन। माँ जी, मेरे लिए तो इससे ज्यादा खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। मुझे राधिका के साथ साथ इतना प्यारा परिवार मिल रहा है। मैं तो खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ। आप पंडित जी से बोलकर शादी के दिन निकलवा लीजिएगा। जा रहे हो? जल्दी लौट कर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। और फिर राघव वहाँ से चला जाता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों फोन पर एक दूसरे से घंटों बातें किया करते, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। राधिका के पड़ोस में आग लग गई थी, जिसमें एक बच्चा फंस गया था। राधिका ने बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे को बचाने के लिए उस आग में कूद पड़ी। राधिका ने उस बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन खुद पूरी तरह से जल चुकी थी। सभी लोग राधिका को उठाकर हॉस्पिटल ले गए।
हे भगवान, मेरी बेटी को ये क्या हो गया? किसकी नजर लग गई मेरी बेटी को? भगवान, मेरी बेटी को बचा लो, चाहे तो बदले में मेरी जान ले लो, मेरी बेटी को बचा लो। तभी उधर से डॉक्टर साहब आते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, राधिका खतरे से बाहर है, लेकिन जल जाने की वजह से उसका पूरा चेहरा खराब हो चुका है। हे भगवान, मेरी बेटी, मेरी बच्ची। लक्ष्मी राधिका के पास जाती है। माँ, राघव का फोन आया, मेरी उससे एक बार बात करा दो माँ। तभी उसकी माँ बाहर आकर राघव को फोन करके उसे राधिका के बारे में सब कुछ बताती है। यह सब सुनकर राघव बिना कोई जवाब दिए फोन काट देता है। क्या हुआ माँ? आ रहा है ना वो मुझसे मिलने? मुझे पता है वह यह सब सुनकर मुझसे मिलने जरूर आएगा। बताओ ना माँ, क्या कहा उसने? बेटा, राघव का फोन अभी लग नहीं रहा है। अब बस तू जल्दी से ठीक हो जा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिनों बाद राधिका ठीक तो हो जाती है, पर उसके चेहरे पर जला हुआ दाग रह जाता है। राधिका लगातार राघव को फोन करती है, लेकिन वह उसके फोन का कोई जवाब नहीं देता। फिर एक दिन उसके फोन पर एक मैसेज आता है। मैंने जिससे प्यार किया था वह मेरे सपनों की खूबसूरत रानी थी। तुम्हें तो अच्छे से पता है मुझे जले हुए चेहरे से कितना डर लगता है। जले और डरावने चेहरे का सामना नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। यह मैसेज पढ़ते ही राधिका फूट फूट कर रोने लगती है। लक्ष्मी से अपनी बेटी राधिका की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। लक्ष्मी एक जादूगरनी को जानती थी। वह उसके पास जाकर उससे सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर वह जादूगरनी उसे एक जादुई पाउडर देती है और बोलती है, ये लो, ये एक जादुई पाउडर है। रात में सोते टाइम इस पाउडर को अपनी बेटी के पूरे चेहरे पर लगा देना। इसे लगाते ही तुम्हारी बेटी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घर आकर लक्ष्मी वैसा ही करती है। अगले ही दिन राधिका पूरी तरह से ठीक हो जाती है, पर वह राघव के दिए धोखे की वजह से पूरी तरह से टूट जाती है। फिर उसकी माँ लक्ष्मी उसके अंदर आत्मविश्वास को जगाती है। वह उसे बहुत समझाती है। यूं तो सौतेली माएं अक्सर बुरी होती है, पर राधिका इन मामलों में बहुत ही खुशकिस्मत थी। बेटी, पहले मैंने तुम्हें अपने स्वार्थ और अपने खुशी के लिए तुझे पढ़ाई करने नहीं दिया। आज मैं कहती हूँ तू अपनी आगे की पढ़ाई कर और दिखा दे दुनिया को कि तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बल्कि तू दूसरों का सहारा बन। राघव ने तुझे तेरे रूप की वजह से नापसंद किया ना, तू अपनी ऐसी पहचान बना कि लोग तुझे तेरी खूबसूरती से नहीं बल्कि तुझे तेरे गुणों से जाने। अपनी माँ के बातों से प्रेरित होकर राधिका अपना दाखिला शहर के सबसे बड़े मेडिकल यूनिवर्सिटी में करवाती है और जल्दी ही MBBS की डिग्री लेकर अपने गांव में बहुत बड़ा अस्पताल खोलती है और लाखों लोगों का इलाज करती है। सोनपुर गांव में दीनदयाल अपनी बेटी गौरी के साथ रहता था। गौरी जब 7 वर्ष की थी तभी उसकी माँ का देहांत एक गंभीर बीमारी की वजह से हो गया था। माँ की मृत्यु के बाद गौरी एकदम अकेली हो गई थी। वह हर वक्त अपनी माँ को याद करके रोया करती थी। दीनदयाल अपनी बेटी की देखभाल के लिए कावेरी नाम की महिला से दूसरी शादी कर लेता है। कावेरी की पहले से ही एक बेटी होती है, चंचल। कावेरी ने दीनदयाल से शादी सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत के लिए किया था। देखो कावेरी, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए किया है, तो तुम उसे माँ की कमी कभी महसूस मत होने देना। मैंने तुम्हारे लिए अपनी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, जिससे तुम्हें कभी भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? आज से कावेरी भी मेरी बेटी चंचल की तरह ही है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं गौरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। इतना बोलकर दीनदयाल वहाँ से चला जाता है। अब तो बस देखते जाओ कैसे मैं तुम दोनों बाप बेटी को इस घर से निकालकर बाहर फेंकती हूँ। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो मुफ्त में यहाँ तुम दोनों बाप बेटी की सेवा करूँगी। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारे दौलत के लिए आई हूँ।
उस दिन से कावेरी दीनदयाल के सामने तो गौरी को प्यार करने का दिखावा करती और उसके जाते ही गौरी से घर का सारा काम करवाया करती थी। गौरी बहुत ही सीधी और संस्कारी लड़की थी, इसलिए वह बिना कुछ बोले सब कुछ चुपचाप सहती रहती थी। वहीं चंचल अपनी माँ के लाड प्यार की वजह से कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी। वह पूरे दिन शॉपिंग करती, क्लब जाती और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमा करती थी। वहीं गौरी पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती थी। एक दिन गौरी किचन में बर्तन धो रही थी, तभी अचानक से दीनदयाल घर आ जाता है और अपनी बेटी को इस तरह काम करता देख वह गुस्से से कावेरी के पास जाता है और बोलता है, कावेरी, मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी बेटी गौरी बर्तन साफ कर रही है और तुम यहाँ आराम से बैठकर टीवी देख रही हो। क्या मैंने तुमसे शादी इसी दिन के लिए किया था कि तुम मेरी बेटी से घर का सारा काम करवाओ? हाँ तो क्या हो गया? अरे लड़की जात है, घर का काम नहीं करेगी तो और क्या करेगी? अगर उसने बर्तन धो ही दिए तो इसमें बुरा ही क्या है? कावेरी, तुम शायद भूल रही हो कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी की देखभाल के लिए ही किया था। अगर आगे से मेरी बेटी से काम कराया तो अच्छा नहीं होगा। अरे तो जाओ ना, निकलो अपनी इस बेटी को लेकर मेरे घर से। मैं भी कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम लोगों की सेवा करती फिरूंगी। और ये मत भूलो, ये घर मेरा है। जब तुमने अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी तभी गलती से मैंने तुमसे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी पर साइन करवा लिया था और अब इन सारे जायदाद की मालकिन मैं हूँ। और मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुम दोनों बाप बेटी को धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। इसलिए अगर आप दोनों बाप बेटी को इस घर में रहना है तो जैसा मैं कहती हूँ चुपचाप से वैसा ही करते रहो। ये सब सुनकर दीनदयाल चुप हो जाता है और अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने घर का सारा काम करते हुए देखता रहता है, पर वो बहुत ही बेबस होता है। वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो कुछ कर तो नहीं सकता था, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन कावेरी और चंचल दोनों खाना खा रहे थे। अरे चंचल बेटा, अब तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? ओफो माँ, मैंने कितनी बार आपसे कहा है, मुझे घर का ये बोरिंग सा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आज मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ ही डिनर कर ली थी, इसलिए मुझे अब भूख नहीं है, आप खा लो। तभी गौरी वहाँ आती है और बोलती है, माँ, रसोई में थोड़ा भी खाना नहीं है और मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया। माँ, क्या मैं चंचल की थाली में से थोड़ा सा खाना ले सकती हूँ? जब देखो हमारे खाने पर नजर गड़ा कर रखती है, तुझे दिखाई नहीं देता? अभी हम दोनों माँ बेटी खाना खा ही रहे हैं। अगर हमारे खाना खा लेने के बाद थाली में कुछ बच जाता है तो तुम उसे खा लेना। अब जाओ यहाँ से और जाकर अपना काम करो। गौरी बहुत ही ज्यादा भूखी थी, इसलिए वो दूर खड़ी थाली में खाना बचने का इंतजार करने लगती है। ये ले, खा ले, हमने खाना खा लिया है, अब तू भी इसे ले जाकर खा ले। गौरी खुशी खुशी उस बचे हुए खाने को ले जाकर खाना खा लेती है। इसी तरह कुछ साल और बीत जाता है। गौरी बचपन से ही सुंदर और समझदार तो थी ही, बड़ी होने के बाद उसका चेहरा और भी ज्यादा खिल जाता है और वो बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। चंचल भी सुंदर थी, लेकिन वह स्वभाव से अपनी माँ की तरह ही बहुत ही ज्यादा घमंडी थी। चंचल भी अपनी माँ के साथ मिलकर गौरी पर अत्याचार किया करती थी। एक दिन चंचल अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मेरे कुछ फ्रेंड घर पर आने वाले हैं, इसलिए आप उस फटीचर नौकरानी से बोलकर अच्छे अच्छे पकवान बनवा देना। मेरे फ्रेंडों में मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। अरे बेटी, तू चिंता मत कर, सब अच्छे से हो जाएगा, तू बस अपने दोस्तों को बुला ले। कावेरी गौरी से बोलकर चंचल के दोस्तों के लिए बहुत सारा पकवान बनवाती है। शाम को चंचल के सारे दोस्त उसके घर पर आते हैं। चंचल के उन्हीं दोस्त में से एक लड़का था जिसका नाम विवेक था, जिसे एक सिंपल और संस्कारी लड़की की तलाश थी। उसने जब चंचल के घर पर गौरी को देखा तो उसे लगा कि उसे जिस लड़की की बरसों से तलाश है वो यही लड़की है, क्योंकि उसके अंदर वो सारी खूबी थी जो विवेक को चाहिए थी। विवेक चंचल से बोलता है,
चंचल, ये खूबसूरत लड़की कौन है? कौन? ये? अरे ये बहन जी तो हमारे काम वाली नौकरानी कमला की बेटी है। तुम इस पर ध्यान मत दो, चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? ये लो, ये खाओ। वो सिट यार, पहली बार कोई लड़की पसंद आई, वो भी काम वाली की बेटी निकली। मुझे हमेशा से ऐसी लड़की की तलाश थी, पर अफसोस, पर ये काम वाली की बेटी निकली। मेरे डैड इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। खैर कोई बात नहीं, चंचल अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। विवेक की बात सुनकर चंचल को बहुत ही हैरानी होती है कि विवेक गौरी से शादी करना चाहता था। वो ये बात अपनी माँ को बताती है। माँ, आपको पता है मेरा फ्रेंड विवेक गौरी से शादी करना चाहता है। माँ, विवेक इस शहर का सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और मैंने ऐसा होने ही नहीं दिया। मैंने उस फटीचर गौरी को इस घर की नौकरानी बताकर बात को वहीं पर खत्म कर दी। अरे वाह मेरी बेटी, कितनी समझदार हो गई है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। एक दिन दीनदयाल कावेरी से कहता है, कावेरी, मेरी बेटी गौरी के लिए मेरे दोस्त धनीराम के घर से रिश्ता आया है। उन्हें मेरी बेटी बहुत ज्यादा ही पसंद है, तो मैं ये सोच रहा था बेटी की शादी की उम्र तो हो रही है, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दूं। हाँ करवा लेना, लेकिन मैं तुम्हारी उस बेटी की शादी में एक भी फूटी कौड़ी नहीं देने वाली, पहले ही बता रही हूँ। अगर तुम्हारे पास अब भी कुछ बचा हुआ होगा तो उसी से अपनी लाडली की शादी कर लेना। मैं तो अभी सारे पैसे अपनी बेटी नैना के लिए जोड़ कर रखी हूँ। मैं उसे गौरी की शादी में खर्च नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करूँगी। हाँ ठीक है कावेरी, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए तुमसे मैं कुछ भी नहीं लूंगा। गौरी की माँ की आखिरी निशानी उसके गहने रखे हुए हैं, मैं उसी को बेचकर अपनी बेटी की शादी करूँगा। इतना बोलकर दीनदयाल वहाँ से चला जाता है। बहुत ही जल्दी गौरी की शादी के दिन भी नजदीक आ जाता है। गौरी बहुत ही खुश थी, लेकिन कावेरी इतनी आसानी से गौरी की शादी कहाँ होने देने वाली थी। जो जेवर गौरी की सगी माँ के थे, वो सारे जेवर कावेरी चुरा लेती है। इधर गौरी की शादी के लिए लहंगे, गहना, जेवर सब लाना अभी बाकी ही था। कावेरी खुशी खुशी अपने कमरे में जाती है। अब देखती हूँ कैसे करता है अपनी बेटी की शादी। बड़ा आया अपनी बेटी की शादी करने वाला। शादी करने के लिए सबसे जरूरी शादी के गाउन और गहने होते हैं, और अब शादी के लिए गाउन ही नहीं आएगा तो शादी कैसे होगी। अगले दिन दीनदयाल खुशी खुशी गौरी से आकर कहता है, बेटी चलो तैयार हो जाओ, हमें तुम्हारी शादी के लिए गाउन भी खरीदने जाना है। मैंने तुम्हारी माँ की कुछ आखिरी निशानी रख रखी है, अब उसी को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसी से तुम्हारी शादी के गाउन और गहने बनवा लूंगा। अब चलो बेटी। दीनदयाल जैसे ही गहने लेने जाता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई गहने ही नहीं होते हैं। हे भगवान, सारे जेवर कहाँ चले गए? अगर जेवर नहीं मिले फिर मैं अपनी बेटी के लिए लहंगे कहाँ से लेकर आऊँगा? परेशान होकर दीनदयाल अपनी बेटी गौरी को सारी बातें बताता है। बेटा मुझे माफ कर दे, जेवर कहीं नहीं मिल रहा है, और तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारी शादी में 1 रुपए भी नहीं देना चाहती। पता नहीं अब तेरी शादी कैसे होगी। गौरी अपने पिता को परेशान देखकर वो भी बहुत दुखी हो जाती है और दुखी मन से घर से बाहर निकल जाती है और एक पेड़ के नीचे आकर बैठकर अपनी माँ को बहुत याद करती है। माँ, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? माँ देखो ना, आपके बिना मेरी शादी कैसे होगी? माँ। वहीं दूर खड़ी बूढ़ी औरत काफी देर से गौरी को अकेले रोता देखकर उसके पास आती है और बोलती है, बेटी मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ, तुम यहाँ अकेली बैठकर क्यों रो रही हो? गौरी उस बूढ़ी दादी को अपनी सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटी तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो बुढ़िया अपनी झोपड़ी में जाती है और एक सुंदर सा लहंगा लेकर वहाँ आती है और उस लहंगे को गौरी को देते हुए बोलती है, बेटी ये लो, तुम लहंगे के लिए दुखी हो ना,
इस लहंगे को तुम अपनी शादी वाले दिन पहन लेना। और हाँ, यह कोई मामूली लहंगा नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। तुम इस जादुई लहंगे से जो भी कुछ बोलोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। लो बेटी। क्या जादुई लहंगा? पर दादी, आपके पास ये जादुई लहंगा कहाँ से आया? बेटी, मैं जादुई दादी हूँ और मुझे ईश्वर से वरदान प्राप्त है कि मैं जितने जरूरतमंद लोगों की मदद करूँगी मेरी जादुई शक्तियाँ उतनी और ज़्यादा बढ़ेगी। और तुम्हें इस वक्त इस लहंगे की ज़्यादा ज़रूरत है। इस लहंगे की वजह से तुम्हें कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी बेटी। अब अपने घर जाओ। गौरी उस जादुई दादी का धन्यवाद कर उनसे वो जादुई लहंगा लेकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद गौरी अपने पिता दीनदयाल को सारी बातें बताती है। यह सब सुनकर दीनदयाल भी बहुत खुश होता है। बेटा, उस दादी को भगवान का ही रूप समझो, तभी तो वो इस समय आकर भगवान की तरह तुम्हारी मदद की। गौरी का जल्दी ही शादी वाला दिन भी आ जाता है। गौरी आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। गौरी की शादी की सारी तैयारियां बहुत ही अच्छे से होती है। दीनदयाल की आंखें खुशी से नम थी। वह खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा करता है और इधर इतनी कोशिश करने के बावजूद भी उसकी सौतेली माँ और बहन शादी नहीं रोक पाते हैं और मुंह लटकाए हाथ मलते रह जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।